एक बार फिर हम स्वागत करते हैं गौरी पारिमू कृष्णन जी का। डॉक्टर गौरी पारिमू कृष्णन जी, नमस्कार। और अभी हमने इतनी अच्छी बातें उनसे सुनी, इतनी जानकारी भरी बातें, एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में किस प्रकार उनका सहयोग रहा। और इस दूसरे भाग में हम यहाँ के इंडियन हेरिटेज सेंटर के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा औपचारिक परिचय गौरी जी के बारे में देना चाहूंगी। डॉक्टर गौरी पारिमू कृष्णन जी एक स्वतंत्र क्यूरेटर हैं जो कि जो हमारा संग्रहालय है उसके सलाहकार हैं। भारत में भी कई संग्रहालयों के सलाहकार हैं। इसके साथ ही सिंगापुर के दो मुख्य संग्रहालयों में इनका जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम और इंडियन हेरिटेज सेंटर है। इंडियन हेरिटेज सेंटर 2007 से लेकर 2015 तक के बीच में इन्होंने उसको पूरा रूप देने का जो प्रयास है, जिसको हम कहते हैं कि नींव रखने से लेकर कलश पर कंगूरा लगाने तक, वो पूरा कार्य इन्हीं की देखरेख में हुआ है। तो आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है, क्योंकि संस्कृति को सहेजना अपनी विरासत को सहेजने के लिए अत्यंत जरूरी है। और इसमें सिंगापुर में जिस प्रकार का योगदान गौरी जी ने दिया है उसकी कोई तुलना नहीं है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए ये मंच सीधे स्वागत करती हूँ गौरी जी का। पहले फिर से नमस्कार। और सीधे अब आपको मैं ये मंच सौंपती हूँ। तो मैं मेरे स्लाइड्स प्रेजेंटेशन से ही शुरुआत करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, कई लोगों को अब तो ये लिटिल इंडिया में बहुत लैंडमार्क बिल्डिंग है। कई लोगों को अब ये पहचान में आ गया होगा या विजिट खुद उसकी मुलाकात भी ली होगी। तो ये जब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो शुरुआत हुई थी तब सिर्फ एक पेपर एक्सरसाइज थी, और मैं क्योंकि एशियन सिविलाइजेशंस की सीनियर क्यूरेटर थी तो मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और ये जो शुरुआत के डिस्कशंस होते थे उसमें मैं हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ मीका, मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स के जो हेरिटेज के डिपार्टमेंट के जो अफसर लोग होते थे, और मैं अक्सर मीटिंगों में जाते थे और हमें कहा जाता था कि अब आप क्यूरेटोरियल कॉन्सेप्ट दे दीजिए, और ये हमने शुरुआत में किया। और तब हमें पता ही नहीं था कि ये सच में ये म्यूजियम बन जाएगी, ये हेरिटेज सेंटर बन जाएगा। और इसके लिए मैं शुरू में कहूंगी कि जो हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं लेट श्री एस.आर. नाथन, उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उनकी वजह से इस प्रोजेक्ट को मोमेंटम मिला और इसकी नींव रखी गई। और ये जो जगह है, ये लोकेशन है, इसके बारे में फिर मैं बात करूंगी। ये गवर्नमेंट का प्लान था कि यहीं पे कैम्बल लेन में ये बिल्डिंग बने। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो मैंडेट दी गई थी वो ये था कि भारतीय समुदाय का इतिहास और उसकी विविधता को आपको इसमें प्रदर्शित करना है, ये मूल हेतु था। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इसी थीम को या इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इवन डिजाइन में, गैलरी डिजाइन जो हम कहते हैं, एग्जीबिशन डिजाइन, उसमें भी हमने अंकित कर दिया। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ब्रोकेड, कलरफुल ब्रोकेड और कलरफुल इकत टेक्सटाइल हमने यूज किया है, ये समझाने के लिए कि भाई भारतीय समुदाय दक्षिण पूर्वी एशिया में कर क्या रहे थे, क्यों थे, हम यहाँ आए क्यों थे। तो वहां से हमने शुरुआत की कि हम सिर्फ सिंगापुर के 200 साल के इतिहास को ही नहीं, हम पूरे भारत का जो दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संपर्क रहा है और ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हुआ है, उसको भी हम इस एग्जीबिशन, इस म्यूजियम के दायरे में प्रदर्शित करें और लाएं, ताकि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है दक्षिण पूर्वी एशिया में वो एस्टेब्लिश हो सके। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि 2008 में एक पेपर अप्रूव हुआ जिससे कि कम्युनिटी हेरिटेज सेंटर्स, एक नया डिवीजन अंडर NHB, नेशनल हेरिटेज बोर्ड, शुरू हुआ। तो आप तो जानते होंगे कि मले हेरिटेज
ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, और सन्याट सेन मेमोरियल हॉल जो डॉक्टर सन से एसोसिएटेड है विद चाइनीज हिस्ट्री, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे जब IHC इंडियन हेरिटेज सेंटर अभी नया था। और इसके जो प्रोजेक्ट के जो लॉन्च हुआ वो अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ DPM प्रोफेसर जय कुमार, और जो चेयरमैन थे इस प्रोजेक्ट के वो डॉक्टर लेट बालाजी सदाशिवन। उनके बाद उनके देहांत के बाद मिनिस्टर एस ईश्वरन ने इसकी बागडोर संभाली, और पूरे उनके गाइडेंस के नीचे हमने काम किया। और ये बहुत जरूरी है समझना कि एक कल्चर पॉलिसी पेपर बना था लेट 80s में बाय ओंगटेंग चियोंग एडवाइजरी रिपोर्ट, जो हमारे एक भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उसमें जो कल्चरल एक्टिविटीज को सपोर्ट कैसे करना, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी, उसमें हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस का भी जिक्र था। और वो IHC का मतलब की शुरुआत वहां से उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत जरूरी है समझना। और जब प्रेसिडेंट SR नाथन प्रेसिडेंट हुए तब उन्होंने इस टॉपिक को बढ़ाया, और फिर कई सारे अपने जो लीडर्स हैं इंडियन भारतीय समुदाय के, उनको सबको इकट्ठा किया और उनको कहा कि अब ये प्रोजेक्ट हमें करना है। और मिनिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्यूरेटोरियल डायरेक्शन देने के लिए हमेशा मुझे आगे किया जाता था। और इसके बाद फिर मैं इस प्रोजेक्ट की लीड क्यूरेटर भी बन गई, और समय आने पर उन्होंने मुझे सेंटर डायरेक्टर भी बना दिया। तो इनॉग्रेशन हुई तब मैं सेंटर डायरेक्टर थी। अब साइट की बात करें तो ये जगह है, बहुत ही छोटी सी जगह थी। हमने जब देखा तो हमें काफी धक्का पहुंचा कि इतनी छोटी जगह में हम क्या करेंगे, और इतने बड़े भारतीय समुदाय को इतनी छोटी जगह में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये खैर हमने प्लानिंग शुरू की। तो सबसे पहले आर्किटेक्चरल कंपटीशन हुई जो सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने होस्ट की, और इसमें ये शॉर्टलिस्टेड डिजाइन्स थी। इट विल बी इंटरेस्टिंग, हमारे भारतीय समुदाय के लोगों को ये जानना जरूरी है कि प्रोसेस क्या होती है और कितना डेमोक्रेटिक वे में ये सारा सब कुछ होता है, ताकि जो समुदाय है उसकी भी रुचि रहे इस प्रोजेक्ट में, और उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, उनका भी हम इनपुट लेते रहे समय समय पर। तो ये जो प्रदर्शनी थी, मतलब जो शॉर्टलिस्टेड डिजाइन की जो प्रदर्शनी थी, वो लिटिल इंडिया में भी डिस्प्ले हुई थी 1 हफ्ते के लिए, और लोगों ने वोटिंग भी की थी उसकी। और URA बिल्डिंग में भी उसको रखा था 10 दिन के लिए, और ऑनलाइन वोटिंग भी हुई थी, ताकि सभी के व्यूज और सभी के ओपिनियन को हम इकट्ठा करके फिर डिसीजन ले। और फिर ऑफकोर्स टीम की भी यही इच्छा थी। तो ये विनिंग डिजाइन थी जो ग्रेग शैंड आर्किटेक्ट और अर्बन आर्क करके 2 कंपनीज थी, जिसमें जो अर्बन आर्क है उन्होंने काफी इंडियन एलिमेंट्स यूज किए थे जो हमें अच्छे लगे थे, जैसे बाउली की जो पैटर्न है, और ये साउथ इंडियन जो टेम्पल मुख्य द्वार होता है जिसको गोपुरम कहते हैं, उसका कुछ एलिमेंट्स जो थे, हमें लगा था कि बिल्डिंग तो कंटेम्पररी है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम कोई ट्रेडिशनल एलिमेंट्स इसमें इस्तेमाल करें, तो वो काफी अच्छी तरह उन्होंने ब्लेंड किया था। तो ये एक बिल्डिंग कमेटी का एक्टिविटी था। अब जो कंटेंट कमेटी है उसकी एक्टिविटी, जो हमारे क्यूरेटर्स, मैं और मेरी जो टीम थी, वो लोग जाके जो भारतीय समुदाय की अमूर्त विरासत है और मूर्त विरासत, दोनों को हम डॉक्यूमेंट कर रहे थे। अगेन इसमें भी मैं जो एशियन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया कि एक आर्काइव हमने खड़ा किया, विजुअल आर्काइव, और उक्ति परंपरा जिसको कहते हैं, ओरल ट्रेडिशन, ये दोनों का हमने डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया। तो आप देख सकते हैं सारे फेस्टिवल्स हम लोग जाके डॉक्यूमेंट करते थे, जो अब वीडियो के फॉर्म में गैलरी में भी देख सकते हैं। और एक और बात हमें जो हमारे चेयरमैन डॉक्टर बालाजी ने बताई थी कि आप इंडियन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करिए और उनके फीडबैक को कलेक्ट करिए। तो ये एक 3 महीने का प्रोजेक्ट था, जो हर सैटरडे हम लोग 2-3 घंटा अलग अलग इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलके उनको बताते थे कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे होगा, और हमें आपकी ये मदद चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि सबकी हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, और हमें इनको ये भी बताना था कि हम आपको इतनी स्पेस नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपके सबका जो है उल्लेख
इस इंटरैक्टिव कंप्यूटर्स के द्वारा होगा, ताकि आप सभी को वहां रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही नहीं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिर्फ उसी को ध्यान में रख के ये गैलरी बने। तो सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी हमने काफी कॉन्फिडेंस दिया एंड उन्होंने भी हमें कोऑपरेशन दिया कि हम भी आपको हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। और फिर जो कमेटी बनी, कंटेंट कमेटी, और ये जो अलग अलग कम्युनिटी के जो समुदाय के जो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स थे, उन्होंने फिर हमें कांटेक्ट करवाया उनकी कम्युनिटी के जो प्रारंभिक निवासी हैं, जो पायनियर्स हैं कम्युनिटी के, जो 4-5 जनरेशन से सिंगापुर में बसे हुए हैं। तो उनके हमने इंटरव्यूज किए, उनसे हमने फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए। तो इस तरह से धीरे धीरे कलेक्शन बढ़ता गया। तो अगेन इसमें भी मैं यही शुरुआत से कहूंगी कि हमारे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल कलेक्शन ही नहीं था। हमने जो शुरुआत की है तो वो सिर्फ संकल्पना से की है, और फिर धीरे धीरे अमूर्त और मूर्त विरासत धीरे धीरे इकट्ठी हुई। और हमारे जो अलग अलग विषय थे, हमने 5 विषय लिए थे इस गैलरी को कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए। उसमें फिर मटेरियल जुड़ता गया और जो स्टोरी लाइन है वो फ्लैश आउट होती गई। मतलब वो एक उसका ऐसा फॉर्म बना कि जिससे हमें लगे अच्छा अभी ये थीम हम एग्जिबिट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन ड्राइव है जिसमें हमने कई त्योहारों में और कई कम्युनिटी जो इंडियन एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनके थ्रू हमने रीच आउट किया कम्युनिटी को, और सबको बताया कि हमें किस तरह के वस्तु चाहिए, किस तरह की कलाकृतियां चाहिए। कई तो मेमोरेबिलिया है, दे आर नॉट इवन आर्ट वर्क्स, पर इसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है अपनी जो कम्युनिटी की जो हेरिटेज और पहचान है उसको समझाने के लिए, और इवन माइग्रेशन की जो हिस्ट्री है उसको समझाने के लिए। तो ये सब बातें जब हमने लोगों को कही तो लोगों को समझ में आया कि हमें किस तरह के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और कई लोग आगे आए और उन्होंने हमारे साथ उनकी चीजें शेयर की, या तो डोनेट की या तो लोन की। फिर हमने एक एकेडमिक इवेंट भी अरेंज किया जहां पर 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, वेयर वी कॉल्ड द नेटवर्किंग ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जहां एकेडमिक्स और कम्युनिटी लीडर्स दोनों को हमने प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। और ये जो 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें इतने सारे आइडियाज निकल के आए, उभर के आए कि हमें समझ में आया कि ये भी चीज हम हमारी गैलरी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो संकल्पना और की परिकल्पना का जो प्रोसेस था, इसमें ये कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण था। और ये तो क्यूरेटोरियल पार्ट है। अब तो आगे चल के देखें कि हमारी जो प्रोग्राम्स और एजुकेशन की जो टीम थी उन्होंने क्या काम किया। तो जब हम लोग क्यूरेटोरियल डेवलपमेंट कर रहे थे तब ये लोग जाके एक्टिविटीज कर रहे थे, प्रोग्राम्स कर रहे थे। लिटिल इंडिया में हमने एग्जीबिशंस भी किए, हमने फोटो कंपटीशन की, फूड क्या बोलेंगे वर्कशॉप्स किए, और इस तरह से लोगों को हमने कम्युनिकेट करना शुरू किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप इंडियन हेरिटेज सेंटर में देख सकते हैं। पेरुमाल टेम्पल में हमने एक एग्जीबिशन लगाई थी, फोटोग्राफिक एग्जीबिशन और विथ लॉट ऑफ इंटरैक्टिव्स, जिसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया ऑन अडोरिंग विष्णु। और उसके बाद दूसरा एग्जीबिशन था आवर इंडियन फोर फादर्स एंड देयर ट्रेड्स इन सिंगापुर, जिससे कि जो प्रारंभिक निवासी थे उनके प्रोफेशंस, उनके जो व्यापार और उनकी जो एक्टिविटीज थी शुरुआत की, वो लोगों तक हम पहुंचा सकें और एक मल्टीकल्चरल ऑडियंस बेस शुरू करें। तो ये सारे काम एक क्यूरेटर को और म्यूजियम डायरेक्टर को सोचने पड़ते हैं। तो हमें मल्टीपल लेवल्स पे काम करना होता है। परमानेंट गैलरी, वीकली एक्टिविटीज और मंथली एक्टिविटीज और जो टेम्पररी एग्जीबिशंस हैं, इन सभी पे हम सिमल्टेनियसली काम करते हैं।
अब आगे चल के देखते हैं कि गैलरी कैसे, द बिल्डिंग, हाउ द बिल्डिंग केम अबाउट। तो ये आपको ऑफ कोर्स बहुत प्रोमिनेंट है हमारा जो मुख्य द्वार है, जिसको गोपुरम से इंस्पायर्ड डिजाइन है, और इसके लिए हमें खास भेजा गया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया से बनना चाहिए। ऑथेंटिक ग्रेनाइट स्टोन और लकड़ी जो है वो म्यांमार का वुड है, बर्मीज वुड है, बर्मा टीक। और इसमें हमने जो डिजाइन यूज किए हैं वो सारे अपने ट्रेडिशनल हिंदू, इस्लामिक, बुद्धिस्ट डिजाइन्स को इस्तेमाल किए हैं। और ये आप देख सकते हैं जो फसाड डिजाइन है, इसमें बाउली स्टेप्स का काफी इंस्पायर किया है। और ये एक ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनी हुई है, जिसमें भारतीय वास्तुकला का भी एक बहुत स्ट्रक्चरली, वास्तुकला का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पहलू दर्शाया है कि जब हमारी ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स होती हैं उसमें सीढ़ियां हमेशा दीवार से सटी हुई होती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरली वो स्ट्रांग होता है, वो मजबूत होता है। तो यही ट्रेडिशनल स्ट्रक्चरल एलिमेंट हमने IHC के स्टेयरकेस के लिए भी इस्तेमाल किया है। और इसमें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऑडियंस बार बार जाता है, तो उनको ये भी देखने को मिलता है कि जो सजीव कलाएं हैं और यह सजीव विरासत है जो बाहर आपको देखने को मिल रही है, वो उसी समय, मतलब सिमल्टेनियसली आप पास्ट और प्रेजेंट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये आप देख सकते हैं कि हम महाबलीपुरम गए, जहां पर ये कार्विंग हो रही थी, और हमने खुद इसको सुपरवाइज किया। तो एक लेवल ऑफ प्रिसीजन, ऑथेंटिसिटी का एक आपको उदाहरण इससे मिलता है कि कितना हमने एफर्ट लगाया। हर चीज, हर एक एक इंच की जो भी इंस्टॉलेशन गैलरी में हुई है, हर चीज पे बहुत गौर से काम हुआ है। और ऑथेंटिसिटी वाज समथिंग वी वर वेरी कीन ऑन मेंटेनिंग। और अगला जो थीम है वो हमारे भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन का, जिसमें आप जानते होंगे कि नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नेताजी यहाँ सिंगापुर में उन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी की, और यहाँ पे जो उनका मकान था ये चांसरी लेन में था, अभी तो वो डिमोलिश हो गया है, पर यहीं से उन्होंने उनका जो कार्य संभाला था। और इसमें जो भारतीय लोगों ने उनका साथ दिया था, कई लोग ऐसे थे जो कभी भारत में नहीं पैदा हुए थे, वो यहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने कभी भारत देखा नहीं था, लेकिन मातृभूमि की जो ये है आकर्षण है, वो उनके दिमाग में इतना जोर पकड़ गया था कि वो अपने फैमिली को छोड़ के आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। और कई फैमिलीज की कहानियां हमने सुनी है, और हमने जो लक्ष्मी रानी झांसी फोर्स, जो लक्ष्मीबाई के नाम से इंस्पायर हुई है, उनमें जो लेडीज पार्टिसिपेट करती थी, उनको भी हमने इंटरव्यू किया है। तो हम भारत में, तमिलनाडु में, मलेशिया में कई लोगों को मिले, और जिनसे हमने ये इंटरव्यू करके हमें समझ में आया कि जो 1940s के भारतीय समुदाय के लोग यहाँ बसते थे, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, उनकी मनस्थिति क्या थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है यहाँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद, ये यहाँ सिंगापुर में ही अनाउंस हुआ था, प्रिंट हुआ था। और ये प्रेसिडेंट SR नाथन का पर्सनल कलेक्शन है जो उन्होंने डोनेट किया इंडियन हेरिटेज सेंटर को। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें हैं जिनके मिलने से, जिनके समन्वय से ये हेरिटेज सेंटर बना है। तो बहुत लोगों का योगदान है इसमें। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जहां लोगों को हम बताते हैं कि हमारी इस म्यूजियम में क्या आपको देखने को मिलेगा। ये हम कहते हैं इसको इंट्रोडक्शन वीडियो। और इसमें भी हमने जो समुदाय की विविधता का जो एलिमेंट है वो डिजाइन में भी हमने जारी रखा है। और ये एक विजुअल एक्सपीरियंस है, मोस्टली यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, जो हम कहते हैं दस्तावेज और फोटोग्राफ्स।
इसमें और कुछ नहीं है। हमने काफी कम्युनिटी समुदाय के लोगों को भी इस्तेमाल किया है, जैसे होस्ट, लाइक दिस इज अ होस्ट। तो जो लोग थिएटर से भी जुड़े हुए नहीं हैं, टेलीविजन से भी जुड़े नहीं हैं, उनको भी हमने शामिल किया है कि आइए आप सबको ऐसे लगे कि ये एक पीपल्स म्यूजियम है, not like a government propaganda, but something for the people, by the people. और आगे चलते हैं, ये हमारी पहली थीम है, पहला विषय है जिसमें हमने हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को लिया है। इसमें भारतीय जो इंडियन ओशन जिसको कहते हैं, इसका जो हमारा भारत का इसमें जो योगदान है साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार में, कल्चर में और टेक्नोलॉजी में, इसके बारे में हमने बात की है। और ये बहुत समझना जरूरी है कि ये सिंगापुर का नहीं है, इसमें कुछ भी सिंगापुर का नहीं है, ये सारा साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया का कलेक्शन है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं इसके थ्रू कि ये हमारे समुदाय का और हमारे विरासत का सबसे बड़ा सिग्निफायर है, जिसको हम कहेंगे कि सिंबॉलिक इसकी बहुत बहुत गहन और ये कला बहुत समृद्ध है। ये इसका परिचय देने की कोशिश की है। और जो शैली है, कला शैली है और आइकनोग्राफी है, ये भी बौद्ध और हिंदू शिल्प कला से हमने प्रदर्शित किया है। जैसे ये सेंट्रल जावा का बुद्ध भगवान का सिर है और उनके साथ में जो है वो गुप्त काल का भगवान बुद्ध का सिर है। ये दोनों को देख के अगर उसकी कला शैली है उसको समझें तो उसमें जो एक साम्य है वो देख के समझ में आ जाता है कि भारत की विरासत कैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के कल्चरल हेरिटेज में कैसे कितनी डेप्थ में और अब्सॉर्ब हुई है, कल्चरल एब्सॉर्प्शन। ये और एक उसका उदाहरण है, ये शिवलिंग है और यहाँ पीछे सदाशिव है। तो ये शिवलिंग, सदाशिव जो है वो चोल काल की मूर्ति है और आगे जो ये शिवलिंग है ये कंबोडिया का बना हुआ है। तो इससे भी हमें समझ में आता है कि वहां पे शैव धर्म कितना डेवलप हुआ होगा और उसको कितने लोग समझते होंगे और फॉलो करते होंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना मैं चाहूंगी, जहाँ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमने काफी इस्तेमाल की है और ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी का एक उदाहरण है। इसका हेतु यही है कि लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अट्रैक्ट करें, आकर्षित करें, ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है जो हमेशा स्क्रीन बेस्ड एजुकेशन में अब लगी हुई है और एंटरटेनमेंट में काफी व्यस्त रहती है, तो उनको भी इस तरह से हम कल्चर का एक अनुभव करा सके और डिटेल में किसी आर्टिफैक्ट को देख के उसे, उसकी जो परिकल्पना है उसे अप्रिशिएट कर सके। और ये जो पूरा फ्लोर है, यहाँ पर हमने भारतीय विरासत और जो प्रारंभिक निवासी थे वो क्या अपना हेरिटेज लेके आए थे या छोड़ के आए थे, उसका एक निरूपण है। ये भी हमारे जो ट्रेड रिलेशंस थे और ट्रेड के मतलब व्यापार के माध्यम से क्या एक्सचेंज होता था भारत और पूर्वी एशिया के देशों में, उसका एक संकलन है। अब इसमें ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकते हैं। और ये एक दूसरा इस्लामिक हेरिटेज का बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये मुल्तान की एक मस्जिद का फसाद है जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का बना हुआ है, सिरेमिक का। ये छोटे छोटे टाइल्स हैं जिनको इकट्ठा करके ये डिस्प्ले किया है। ये कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चुनौती वाला डिस्प्ले था हमारे लिए, पर इसमें हमने ये प्रदर्शित किया है कि जो मुस्लिम कल्चर के जो निवासी हैं सिंगापुर में, उनका भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और उसको भी हमने यहाँ रिकॉग्नाइज किया है। और आगे चलते हैं तो हम अब ये भारतीय
जो आंदोलन था हमारे स्वतंत्रता का, उसमें जो भारतीय लोगों का योगदान रहा, भारतीय समुदाय के लोगों का सिंगापुर में, उस पर थोड़ा गौर करेंगे। तो ये एक रेडियो इंस्टॉलेशन है जहां पर वॉइस रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, जिसमें नेताजी की आवाज में एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो भी शामिल किया है, ताकि लोगों को पता चले कि नेताजी कैसे एड्रेस करते थे या कैसे साउंड करते थे। सो ये भी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस का हमने एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है कि छोटी जगह होते हुए भी हमने काफी डिटेल्स इंक्लूड किए हैं हमारे डिस्प्ले में। और ये एक प्रिंटिंग प्रेस है, जो तमिल प्रिंटिंग प्रेस, जो तमिल मुरसु जैसे न्यूज़पेपर्स शुरुआत के सिंगापुर में और मलेशिया में प्रकाशित होते थे, तो उनका भी एक रेफरेंस यहाँ दिया है। और अर्ली जो शुरुआत के न्यूज़पेपर्स थे, उनके भी एग्जांपल्स दिए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि टेक्नोलॉजी अर्ली 20th सेंचुरी की टेक्नोलॉजी का हमारे मॉडर्न लाइफ पे क्या असर था, और उसमें भी एक आइडेंटिटी, जो पहचान है, इसमें इसको समझने में और इसको एक्सप्रेस करने में कैसे शुरुआत के समय में लोगों ने इसका उपयोग किया। और हम आखिरी सेक्शन में आते हैं। अभी ये 5वां विषय है, जिसको हम कहते हैं नेशन बिल्डिंग, और जिसमें भारतीय समुदाय का क्या योगदान रहा है। तो ये एक वॉल है जिसके ऊपर कई जाने माने चेहरे, पहले के जमाने के मेनली जो लोग भूल भी गए होंगे या तो कभी उनको पता भी नहीं होगा, तो इससे हम हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो स्कूल के बच्चे हैं और या नए सिटीजन्स भी हैं जो आते हैं, उनको हम इस तरह उनको साझा कर सकते हैं कि ये हमारे पायनियर्स हैं, ये हमारे जिन्होंने अपनी पर्सनल डिसिप्लिन और पर्सनल प्रोफेशन के जरिए भारतीय समुदाय का नाम आगे बढ़ाया है। और इसको हम एक लैब की तरह देखते हैं कि जिसके अंदर ये कंप्यूटर्स में कई इम्पोर्टेंट की पायनियर्स के इंट्रोडक्शन है, उनके वीडियोस हैं, उनसे हमने जो जिंदा है उनके साथ हमने बातचीत की है, जो नहीं है उनकी फोटोग्राफ्स और उनकी कई चीजें उनके साथ जो एसोसिएटेड है वो डिस्प्ले की हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कितने फील्ड्स में, मतलब कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें भारतीयों का योगदान ना हो। तो दिस इज ऑल्सो अ सेंस ऑफ प्राइड, जिससे लोगों को जो विजिटर्स हैं, स्पेशली जो सिंगापोरियन हैं या जो विजिटर्स हैं, उन सबको पता चले कि भारतीय समुदाय ने सिंगापुर में कितने अरसे से अपनी पहचान बनाई है और आगे भी बनाते रहेंगे, और इस देश को बढ़ाने में उनका पूरा योगदान होगा फ्यूचर में भी। सो आई थिंक this will be my last slide. बहुत बहुत धन्यवाद फिर से पुनः एक बार गौरी जी। और भारतीय संस्कृति सभ्यता का जो एक सिलसिलेवार पूरा विवरण हम लोगों को इंडियन हेरिटेज सेंटर में देखने को मिलता है, वो वाकई आज हमारी पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी उन सबके लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। और मैंने बहुत बार देखा है कि स्कूल से बच्चे जाते हैं वहां और काफी कुछ सीखते हैं। इसमें मैं एक चीज पूछना, जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों को आप लोगों ने इसमें जितना आपने बताया मुझे बिल्कुल मतलब बहुत अधिक काम है ये और बहुत मेहनत इसके पीछे हुई होगी, लेकिन जैसे लोगों से चीजें जो ली गई उसमें बहुत मुश्किल हुई या बहुत खुशी से लोगों ने दी? ये जैसे एक कई बार होता है कि कोई हमारी पुरानी चीज हम नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो भले हमें पता है म्यूजियम में ज्यादा अच्छे से रखी जाएगी, तो क्या ऐसा भी कभी हुआ आप लोगों के साथ? नहीं, एक्चुअली लोगों ने बहुत खुशी से दिया, जो भी दिया बहुत खुशी से दिया और देते ही गए। और कभी हमें किसी को ये नहीं लगा कि मैं ये क्यों दूं। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा मेरा जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। और मैं हमेशा इस अनुभव को सबको बताती हूँ, और वो मेरे मतलब बहुत मैं कभी भूलूंगी नहीं।
कि हम लोग काफी बिजी थे और एक दिन हमें किसी का फोन आया, एक अटॉर्नी का फोन आया कि हमारे क्लाइंट हैं जो आपको मिलना चाहते हैं, उनको कुछ देना है आपको। और उसके एक हफ्ता पहले इंडियन हेरिटेज सेंटर पे एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, स्ट्रेट्स टाइम्स में। पर हमें पता नहीं था कि उन्होंने पढ़ा था और उसकी वजह से वो इंस्पायर होके हमें मिलने आए थे। तो हमने देखा एक सीनियर कपल था, एक्चुअली वो भाई बहन है, रिटायर्ड हैं और केएल से आए थे। और उन्होंने कहा कि हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने मतलब दे वर लिविंग इन सिंगापुर और हमारी फैमिली अब मोस्टली मलेशिया बस गई है, मगर हम और बाहर भी, और हमारा एक एयरलूम कलेक्शन है जो हम आपको देना चाहते हैं। और उन्होंने एक बॉक्स, वेलवेट का एक बड़ा बॉक्स निकाला और वो हमारे हाथ में थमा दिया और बोला कि हम ये देना चाहते हैं आपको। और मैं चौंक गई। इसके अंदर एक गोल्ड का नेकलेस था, वो जो काशमाले कहते हैं, वो कॉइन नेकलेस, बहुत बड़ा। और हम काफी हैरान हो गए। हमने कहा आप क्यों हमें देना चाहते हैं? तो उन्होंने हमें जो बात बताई वो हमें बहुत उसमें हमें उससे हमारा दिल बिल्कुल पिघल गया और हमें लगा ये आइडियल डोनर है। मतलब म्यूजियम वालों को ऐसे डोनर मिले तो बस हमारी तो जिंदगी बन जाए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अब हम लोग सब अच्छा कर रहे हैं, हमें किसी को इसकी जरूरत नहीं है। अगर हम बेचेंगे और इससे से कुछ पैसा निकलेगा और हम डिवाइड करेंगे, उसका क्या मतलब है? तो हमारा एक भाई है जो लंदन में रहता है, वो म्यूजियम कल्चर समझता है, तो उसने हमें एडवाइस किया कि आप जो लोकल म्यूजियम है, मतलब ये जो इंडियन हेरिटेज सेंटर बन रहा है, उसमें जाके डोनेट करो और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पे इसको शेयर, मतलब डोनेट करो, तो ये उनकी जो विरासत है वो वहां पर सेफ रहेगी। और तो हमने कहा ये तो बिल्कुल, मतलब दिस इज म्यूजिक टू आवर ईयर्स। तो हमने कहा आप ले जाइए, हम ऐसे तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वी विल हैव टू डू पेपर वर्क एंड ऑल दैट, एंड आफ्टर दैट वी विल कलेक्ट इट। और फिर मैं और मेरी जो क्यूरेटर कोलीग थी, हम लोग केएल गए। हमने पूरी फैमिली की ये ओरल हिस्ट्री इंटरव्यूज किए ताकि हम पूरा डॉक्यूमेंट कर सकें कौन है, क्या है, कैसे एक्सपीरियंसेस थे उनके। और इसकी और एक खासियत ये है कि जब इनकी फैमिली में मुश्किलें आई तब उन्होंने इसको गिरवी रखा था और इसने इनको जो मुश्किल की घड़ी थी उसमें उनको पार कराया था। तो ये जो कला का नमूना है उसके साथ कितनी मेमोरीज जुड़ी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और आज आपसे बात नहीं होती तो ये पता नहीं चलता। वो काश में मैंने देखा है इंडियन हेरिटेज सेंटर में, और मुझे ये तब भी लग रहा था कि सोने की चीज कोई कैसे दान कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो इतना बड़ा दिल शायद नहीं कर पाते हैं। और वो भी अगर पुरानी चीज हो, जिस मतलब एक उससे एक लगाव या एक भावना जुड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो ये बिल्कुल बहुत मुझे पता है पृष्ठभूमि में आपने बहुत अधिक काम इसके लिए किया होगा, और बहुत अधिक, तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन जैसे जो समय लगा और इसका जो फल आया, और आज जिस तरह से सब लोग वहाँ इतनी एक्टिविटीज हो रही है, गतिविधियां बहुत होती रहती हैं, तो ये क्या लग रहा है कि भविष्य में ये और बड़ा होगा? क्योंकि जगह आपने कही छोटी है, पर हम जब उसमें अंदर जाते हैं तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि इतने अच्छे से आप लोगों ने उसको एक स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर किया है। तो क्या लग रहा है कि भविष्य में क्या इसे बढ़ाएंगे, या इसको मतलब कुछ आपको ऐसा कुछ अंदाजा उसका है? मुझे कुछ ज्ञात नहीं है और मैं जो अब जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मेरा कोई इतना संपर्क भी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि एक्सपेंशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे इनके पब्लिकेशंस हैं, इनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, और ये जो एग्जीबिशंस करेंगे आगे जाके, जो प्रदर्शनियां होंगी, अब उन लोगों ने सिख कम्युनिटी पर काम करना शुरू किया है। तो एक के बाद एक जो इस तरह से प्रोजेक्ट्स होंगे, उसमें इन लोगों का रिसर्च पर काफी जोर होगा, पब्लिकेशन पर, कॉन्फ्रेंसेस पर,
और हर कम्युनिटी की हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करके एक रिकॉर्ड बना के उसको पब्लिश करना, ये शायद उनका फोकस रहेगा। और ऑफ कोर्स मैं जब थी वहां पर, मैंने ये भी जो कलेक्शन पॉलिसी है उसमें ये भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि भाई कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को भी आप शामिल करें, उनका भी काम लें, उनको भी इनवाइट करें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सब भी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो समुदाय का की विरासत है वो सिर्फ पूर्व मतलब पास्ट में नहीं है, वो फ्यूचर में भी है और कंटेम्पररी में भी है। सो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो शायद उनकी एक्टिविटी में ज्यादा फोकस होंगे। विकास, बिल्डिंग का विकास होना तो मुझे नहीं लगता, मुश्किल भी है क्योंकि लिटिल इंडिया में जगह भी नहीं है। नहीं, और इतना बजट भी नहीं है। अब यही जो मिल रहा है उस पे उनको फोकस करना चाहिए कि एक्टिविटीज, एनरिचिंग एक्टिविटीज हो। बिल्कुल। जैसे मैंने वहां पर ये भी देखा है कि जो ऑडियो फाइल्स हैं जिसमें काफी जानकारी है, जो भी आर्टिफैक्ट्स रखा, जो कलाकृतियां रखी हैं वहां पर हम चाहे तो सुन सकते हैं उनके बारे में, हिंदी में, सॉरी अंग्रेजी में, तमिल में और हिंदी में भी है। तो ये हिंदी में जो है इसका कुछ खास कारण था या मतलब चूंकि काफी आजकल बोलने वाले हो गए हैं इसलिए रखा गया? आई थिंक हिंदी भाषा तो अब सिंगापुर में बहुत प्रचलित हो गई है और अभी बहुत लोग पढ़ भी रहे हैं हिंदी, अब मतलब एमओई में भी रिकॉग्नाइज हुआ है। और वो मेरे टाइम पे ही हुआ था, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह भी मैंने किया था उस वक्त, मतलब मैंने नहीं करवाया था, सुपरवाइज करा था मैंने, और स्क्रिप्ट की भी मैंने काफी मेहनत की थी। आई थिंक तमिल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी है, क्योंकि दूसरी भाषा बोलने वाले भी हिंदी समझ ही सकते हैं। और मेरे समय में उस वक्त इंटेंशन ये था कि तेलुगु और मलयालम भी ऐड हो जाएं, पर शायद हुआ नहीं ऐसा। हाँ, नहीं वहाँ अभी तक तो 3 ही हैं, अब आगे इधर, हाँ इधर तो नहीं। मेरे समय में ये 2 लैंग्वेजेस का था, मगर ये था कि हमको कम्युनिटी को की इनिशिएटिव से करना था। ये ऐसा मेरे समय में ऐसा कहा गया था कि अगर कम्युनिटी कम्स फॉरवर्ड वी विल डू इट। अच्छा, ये बात। और जो जैसे नेताजी के बारे में जो आपने बातें बताई और जो वहां पर चीजें रखी गई हैं, तो ये सारी क्या पहले भी कहीं थी या कुछ तो आपने कहा कि आपने जाकर के आप लोगों ने, लेकिन क्या सब कुछ आप लोगों को फ्रॉम द स्क्रैच करना था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमें प्रेसिडेंट नाथन का डोनेशन काफी पहले मिल चुका था, मतलब उन्होंने हमें कहा था कि ये सब मैं डोनेट करने वाला हूँ। पर जो हमने लोगों की मेमोरीज और लोगों के जो इंटरव्यूज किए, तो उसके जरिए फिर हमें और मटेरियल मिलता गया। तो जैसे किसी ने हमें किसी से इंट्रोड्यूस किया, फिर हम उन्हें मिलने गए तो उनके घर में से कुछ निकला, उनके फोटोज निकले। और एक खास तौर पे जानने की ये भी बात जरूरी है कि कई लोगों ने हमें ये भी बताया कि हमने डिस्ट्रॉय किया मटेरियल, क्योंकि जब ब्रिटिश आए तो उनको डर था कि उनको आईएनए सपोर्ट, क्योंकि दे वर सपोर्टेड जापानीज, वो नहीं चाहते थे कि वो एक्सपोज हो जाए और किसी तरह की मुश्किल में पड़ जाए, तो कई लोगों ने सामान जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू था। तो कई लोगों ने पहले तो बात करने से भी 2 बार इनकार किया। फिर जब हमने कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आप की हमें सहायता की जरूरत है, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम बात करेंगे। हाँ। लोग थे वो पहले से बहुत एक्साइटेड थे। जैसे आपने देखा होगा फोटोग्राफ में एक बड़ा सा यूनिफॉर्म है, हाँ। एक सज्जन थे, उनका नाम है जॉन जेकब, जो काफी आईएनए में काफी सीनियर ऑफिसर थे। और उनका इंटरव्यू हमने जब किया था, वो पूरे यूनिफॉर्म में आए थे और उन्होंने हमें जिस तरह का इंटरव्यू दिया, हमारे सबकी आंखों में आंसू थे। और हम जब निकले बाहर तो हमें लगा हम 1942 के हैं इंटरव्यू के बाद। मतलब पूरा माहौल ही बदल गया। उन्होंने जिस तरह से हमें वो बातें की और जिस तरह से नेताजी का स्वरूप और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जो बातें की, वो तो इवन रानी झांसी रेजिमेंट की जो लेडीज थी उन्होंने भी।
जैसे आप नेताजी का नाम लो तो वो एकदम खड़ी हो जाती थी, और उनका जो जोश था वो बिल्कुल बदल जाता था, उनकी बात करने का तरीका कुछ बदल जाता था, और हम बिल्कुल हैरान हो जाते थे ये देख के, रोंगटे खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, वो जो माहौल था, हम लोगों ने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा है, किसी असली से हमें बातचीत करने का नहीं कभी अवसर मिला, लेकिन वाकई अगर वो था तो चाहे वो लक्ष्मी सहगल की बात हो या जो भी, मतलब उनके रेजिमेंट की जो भी लड़कियां रही हों, तो और ये रानी झांसी रेजिमेंट की जो कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी, या हम उनको मिलने कानपुर गए थे, तो हमने उनका इंटरव्यू कानपुर में लिया और वो हमें 3 घंटा मिली, बैठी, बात की, और शी वॉज ओवर 90, और उन्होंने एक भी बात रिपीट नहीं की, उन्होंने कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं की, और वो जो क्लैरिटी और शार्पनेस से उन्होंने जवाब दिए हैं, अगेन रोंगटे खड़े हो गए। वो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। मतलब इस समुदाय के साथ साथ हमारा जो अनुभव रहा है वो एक लाइफ चेंजिंग अनुभव रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल कभी भूलने वाली बात हो ही नहीं सकती है। मतलब अगर आप लक्ष्मी सहगल जी से मिलने गई और उन्होंने इतनी 3 घंटे तक 90 की उम्र में बात की और बिना रिपीट किए, तो ये खैर उस समय भी उन्होंने जो कार्य किए थे, तो शायद इसी जो जो उनमें चुस्ती और जो जज्बा था वो आज तक बरकरार है। ये बहुत अच्छा अनुभव रहा पूरा आपका बना इसकी संकल्पना से लेकर परिकल्पना, संकल्पना, जो भी हम इसको कह लें, संकल्पना शुरू हुई और वो जिस रूप में सामने आई, और जब मैं फिर कहूंगी कि कितना अच्छा उपहार मिला है भारतीय समाज को सिंगापुर में, कि कुछ भी छोटा होता है और कोई आता है भारतीयों से संबंधित कुछ जानना है, तो हम भी पहले वहीं ले जाते हैं, और फिर वहां से वो कितनी पूरा पूरा दिन जो लोग रुचि रखने वाले हैं पूरा पूरा दिन सुनते हैं, एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक ऑडियो। तो इसके लिए तो पुनः एक बार आभार आपको प्रकट करना चाहेंगे हम लोग। एक मैं और आपके व्यक्तिगत जीवन से पूछना चाहूंगी, आप बहुत अच्छी नृत्यांगना हैं, तो ये नृत्य आपने सीखा और तो उसको आगे क्यों नहीं, मतलब बाद में मैंने नहीं देखा है आपके उसमें लेखों में, उसमें उस पर किताबों में आपने उसकी बात की है, पुस्तकों में, लेकिन खुद नृत्य की तरफ फिर बाद में आप नहीं उतना जुड़ी रही शायद, तो इसके थोड़ा सा अपने नृत्य के शौक और उसको उसके बारे में बताइए। हाँ, ये मैं नृत्य करती थी 1995 तक। सिंगापुर आके भी मैंने परफॉर्म किया है। सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा नृत्य नाटिका थी जो धनंजय ने डायरेक्ट की थी, कोरियोग्राफ की थी, उसका नाम था संघमित्रा। तो उसमें मैंने आखिरी परफॉर्मेंस किया था स्टेज पे। उसके बाद एक तो मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे, बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन में 2 बच्चे थे, तो आई जस्ट हैड नो एनर्जी। और जब 96 में मेरी बेटी पैदा हुई तो 97 में एशियन सिविलाइजेशन म्यूजियम खुला, तो एक बहुत ही कठिन समय था प्रोफेशनली एस्टैब्लिश म्यूजियम को एस्टैब्लिश करने का, फिर अपनी करियर एस्टैब्लिश करने का। तो उसके बाद फिर वन थिंग लेड टू द अदर, और उसके बाद समय ही ऐसा नहीं रहा। और वैसे मुझे रुचि तो है, मैं अभी भी प्रोग्राम्स देखती हूँ, डांसर्स के साथ मिलती जुलती हूँ। मुझे लगता तो है मैं डांसर माइंडसेट से हूँ लेकिन फिजिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, शुरुआत ये हुई कि बहुत बचपन में हमको डांस स्कूल में भेजा गया था, प्रॉब्ली 4-5 साल की उम्र से सिखाया था भरतनाट्यम। बड़ौदा में एक बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल ये फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि हमारी जो हमारे वहाँ जो राजा हैं, द डायनेस्टी इज मराठा रूलर, गायकवाड़ रूलर, तो उनकी जो एक महारानी थी, महारानी चिन्नाबाई, शी वॉज फ्रॉम तंजावर। तो वो जब आई थी तब उनके साथ देवदासियां भी आई थी, नटोनार भी आए थे, तो भरतनाट्यम का डायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम तंजावर में हो गया। तो हमारे पास ऑथेंटिक गुरुज थे और ऑथेंटिक भरतनाट्यम वहां सिखाई जाती थी। और फिर महाराजा सयाजीराव ने एक कलावंत कारखाना शुरू किया था जो
फिर म्यूजिक कॉलेज बन गया जिसमें म्यूजिक और डांस दोनों और ड्रामा तीनों सिखाते थे। अब वो फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स बन गया। तो हमको बहुत रुचि थी डांस में। तो हमने जब स्कूल खत्म की तो मैंने मेरे पिताजी को बोला कि मुझे डांस भी करना है और आर्ट हिस्ट्री भी करनी है। तो हमारे गुरु थे उस वक्त प्रोफेसर सीवी चंद्रशेखर, तो हम उनको मिलने गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ फॉर्म भर दो, अगर यूनिवर्सिटी अप्रूव करती तो हमें कोई एतराज नहीं है, आप दोनों कॉलेज अटेंड करिए, आई मीन इट्स योर चॉइस। तो हमने दोनों कॉलेजेस में भरतनाट्यम और आर्ट हिस्ट्री बीए और एमए कोर्स किया। और फिर मेरी जो पीएचडी रही है वो उसमें दोनों का समन्वय आ जाता है। तो प्रोफेशनली मुझे उसका भी सेटिस्फेक्शन है कि कुछ काम हमने जो पढ़ा है उसका कुछ हमने काम प्रोफेशनली भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि नृत्य जो है वो भी जिसको हम कहते हैं ना कला, तो नृत्य तो है ही है कला, और संग्रहालय भी जो कलाकार है जिसके हृदय में कला है कहीं ना कहीं, वही उसको उस तरह से व्यवस्थित कर पाएगा, क्योंकि उसमें विज्ञान कला कई चीजें अपनी भूमिका निभाती हैं। तो वो शायद आपकी पृष्ठभूमि उस तरह से रही थी जिसने आपको इतने सुव्यवस्थित तरीके से और अच्छे से इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो समय चूंकि आपके पास कम है, इसलिए हम इसको आज शायद यहीं हमें विराम देना पड़ेगा। गौरी जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। और हिंदी में जो हमने ये चैनल शुरू किया है, इसका यही उद्देश्य है कि सिंगापुर में जो भी कुछ हो रहा है उसे हिंदी में हम बाहर तक, भारत तक या और जगहों तक पहुंचाएं, या सिंगापुर के लोग भी जो हिंदी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वे सुने, सीखें। और इसके लिए आपने सहयोग दिया। आप हिंदी में ज्यादा अपने लेक्चर नहीं देती हैं, फिर भी आपने आज इतनी अच्छी हिंदी में दिया, इसके लिए एक बार फिर से आभार आपका। आपको भी खूब खूब धन्यवाद कि आपने मुझे ये प्रेरणा दी, नहीं तो मैं कभी ये मुझे ऐसा अवसर नहीं मिलता। तो मेरे लिए भी ये बहुत ही शुभ और बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग ये चैनल देख रहे हैं उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी आपको विनती है।